हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कल हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन के बारे में। हमने जाना था जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। ट्रांसपिरेशन क्या कहा था, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, यानी कि पानी से जो पौधे से पानी की जो होने वाली जो हानि होती है उसे हमने क्या कहा था, ट्रांसपिरेशन कहा था। और उसके बाद हमने जाना था ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में। ट्रांसपिरेशन पुल में क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल में एक खिंचाव लग रहा है पानी में, वाटर कॉलम में, और जिसके द्वारा जो पानी हो रहा है उसका अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, यानी ऊपर की ओर जो उसका मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, ये वाटर कॉलम है। वाटर जो है, जो पत्ती की जो कुछ सेल्स होती हैं उसके चारों तरफ पानी किसकी फॉर्म में रहता है, लिक्विड की फॉर्म में रहता है। फिर क्या हुआ, जो पानी था वो लिक्विड से गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। पत्ती के अंदर ही ये प्रोसेस हो रही है कि जो पानी है वो लिक्विड से गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद बाहर का जो वातावरण है, ये पत्ती के बाहर का जो वातावरण है उसमें भी क्या था, जो पानी था, पानी किसकी फॉर्म में था, गैस की फॉर्म में था। जैसे ही हवा चली, बाहर का पानी यहाँ से मूव हो गया, यहाँ से हट गया, अंदर का जो पानी था गैस की फॉर्म में बाहर आ गया, जो लिक्विड फॉर्म में था पानी वो गैस की फॉर्म में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे जगह खाली हो गई, वाटर के मॉलिक्यूल्स आगे को बढ़े और इसी प्रकार से पूरा जो वाटर कॉलम है उस पर एक खिंचाव लगा। इसे ही हमने क्या कहा था, ट्रांसपिरेशन पुल कहा था। और इसी के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है। इसके बाद हमने जाना था जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन के कितने टाइप हैं, जिसमें हमने देखा था कि जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है, स्टोमेटा से जो हो रहा है, स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पत्तियों में होते हैं और कुछ कुछ तनों में भी होते हैं। जो ग्रीन पार्ट होता है, सॉफ्ट पार्ट होता है, वहाँ पे भी क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन की हमने बात की थी, तो हमने कहा था जो लेंटिसेल्स होती हैं कहाँ पे होती है, स्टेम में प्रेजेंट होती हैं। और लास्ट हमने पढ़ा था क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इसके बाद जब हमने बात की थी तो हमने जाना था कि जो फैक्टर होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं जो ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेलुलर फैक्टर के सेलुलर फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं, यानी कि जो वातावरण में जो बाह्य जो कारक होते हैं कौन कौन से उसे इफेक्ट करते हैं, जिसमें हमने लाइट के बारे में पढ़ा, हमने ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, प्रेशर के बारे में पढ़ा और विंड स्पीड के बारे में पढ़ा। तो ये जो सारे जो कारक थे ये क्या थे, ये ट्रांसपिरेशन को प्रभावित कर रहे थे। उसके बारे में हमने क्या जाना, हमने जाना जो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी जो ट्रांसपिरेशन होता है उसका क्या क्या महत्व है। जिसमें सबसे पहले हमने क्या जाना, ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर प्लस मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पानी और मिनरल्स क्या हो रहे हैं, जड़ से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच रहे हैं। सेकेंड, आपने बहुत सारी यहाँ पे क्या देखे, आपने देखा कि यहाँ पे जब मूवमेंट हो रहा है पानी का तो यहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो भी मूव हो रहे हैं और ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी पत्तियों से बाहर निकल रहा है। जब एक्स्ट्रा पानी पत्तियों से बाहर निकल रहा था तो कुछ सॉल्ट थे जो कहाँ पे जमा हो जा रहे थे, पत्ती के सरफेस पे जमा हो जा रहे थे और ये जो सॉल्ट है वो पत्तियों को नमी प्रदान कर रहे थे। सेकेंड, हमने देखा कि जो पत्ती होती है उसे टर्जिडिटी प्रदान करती है, यानी जो पत्तियां फूली भी रहती हैं, फैली सी खिली खिली हमें दिखती हैं। क्यों दिखती हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है, उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी आ रहा है और पानी क्या हो रहा है, वहाँ पे टर्गर प्रेशर को क्रिएट कर रहा है। तो ये हमने देखा कि अलग अलग जो सिग्निफिकेंस है, अलग अलग जो महत्व होते हैं, क्या क्या महत्व है ट्रांसपिरेशन के। उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आया था वो आया था स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू ही क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि जब भी वहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होता है तो पानी गैस की फॉर्म में बाहर निकलता है। साथ ही और क्या निकल रहा है, साथ ही उसमें ऑक्सीजन भी बाहर निकल रही है और वहाँ पे अंदर क्या जा रहा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी के साथ साथ गैसेस एक्सचेंज भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। हमने क्या देखा कि स्टोमेटा जब ओपन हो रहा है तो गैसेस एक्सचेंज हो रही है और स्टोमेटा क्लोज भी होता है। तो हम देखेंगे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग पे क्या डिपेंड करता है, जो ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग पे डिपेंड करता है, यानी कि जो स्टोमेटा है, जो रंध्र हैं वो कब खुल रहे हैं और कब बंद हो रहे हैं, इस पे क्या डिपेंड करता है कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो कल हमने पढ़ा था जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है वो किस प्रकार से होती है। स्टोमेटा की जब हमने ओपनिंग की बात की थी तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे स्टोमेटा है, स्टोमेटा का ये डायग्राम है। ये जो मैंने आपको बताया था ये क्या है, गार्ड सेल आपको बताई थी। ये आपको क्या बताया गया था, गार्ड सेल।
ये जो आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये तो दो गार्ड सेल यहाँ पे हैं, और इसके बाहर की जो सेल्स होती हैं वो कौन सी सेल आपको बताई गई थी? सब्सिडिटरी सेल्स बताई गई थी। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब गार्ड सेल्स का जो वाटर पोटेंशियल था वो कम हो गया, यानी डिक्रीज हो गया। क्या हो गया था यहाँ पे? वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, कम हो गया। जैसे ही वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, जो बाहर जो पानी प्रेजेंट था, कहाँ पे प्रेजेंट था? जो सब्सिडिटरी सेल्स में जो पानी प्रेजेंट था वो बाहर से अंदर की ओर अब एंटर कर रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे एरो में दिख रहा है, जो पानी है वो अंदर की ओर एंटर कर रहा है। जैसे ही पानी ने अंदर की ओर एंटर किया तो क्या हुआ, ये जो गार्ड सेल्स थी इन्होंने फूलना शुरू कर दिया। अब मैंने आपको बताया था ये जो गार्ड सेल्स है, यानी कि यहाँ पे ऐसा कुछ हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है, ऐसा हमें कुछ डायग्राम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको कुछ मैंने सेलुलोज के धागे बताए थे। ये जो सेलुलोज के धागे होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोफाइब्रिल कहते हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे पानी एंटर किया तो यहाँ पे पानी ने क्या किया? प्रेशर लगाया, इस तरफ को भी प्रेशर लगाया और इस तरफ को भी प्रेशर लगाया। जैसे कि ये स्टोमेटा था, ये हमने स्टोमेटा देखा, पानी भरा तो पानी ने इस साइड को भी प्रेशर लगाया और इस साइड को भी प्रेशर लगाया, तो ये ऐसे करके फूल गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच में आपको छिद्र दिख रहा होगा, बीच में क्या होता है, यहाँ पे कैविटी बन जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कैसे चेंज हो गया? यहाँ पे ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट हो गई, ये क्या हो गया, यहाँ पे स्टोमेटा खुल गया है। तो क्या हो रहा है, जो माइक्रोफाइब्रिल है, यहाँ पे भी माइक्रोफाइब्रिल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। जैसे ही यहाँ पे पानी एंटर हुआ, जैसे ही क्या हुआ, अंदर पानी गया, पानी ने क्या किया? टर्गर प्रेशर यहाँ पे सेव किया। टर्गर प्रेशर क्या होता है? जैसे ही पानी ने एंटर किया तो ये जो गार्ड सेल्स थे, गार्ड सेल्स की ये जो सेल है इस पे प्रेशर क्रिएट किया, इस पे दाब डाला। जैसे ही दाब डाला तो ये बाहर की ओर ऐसे बल्ज आउट हो गया। अब जैसे ये बल्ज आउट हुआ तो ये जो माइक्रोफाइब्रिल थी ये भी खींचे, और माइक्रोफाइब्रिल ने क्या किया, ये जो इनर वॉल थी इसे भी खींच दिया। ये तो क्या है, आउटर वॉल है, और ये जो हमें दिख रही है ये क्या है, इनर वॉल है। तो जैसे ही आउटर वॉल खींची, कैसे खींची? जो ये सेलुलोज के धागे थे जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोफाइब्रिल कह रहे हैं, जो यहाँ पे जो सेलुलोज के धागे थे, जैसे ही पानी एंटर हुआ इसने आउटर मेम्ब्रेन को, ये जो बाहरी जो आपको परत दिख रही है किसकी, गार्ड सेल्स की, बाहरी परत पे प्रेशर डाला। जो प्रेशर डाला तो ये बाहर की ओर खींच गई, ये भी क्या हुई, बाहर की ओर खींच गई, यहाँ से भी। तो जब ये खींचा तो जो माइक्रोफाइब्रिल था, जो सेलुलोज के जो धागे थे उन पे भी क्या पड़ा, प्रेशर पड़ा। जब माइक्रोफाइब्रिल पे प्रेशर पड़ा तो इसने इनर वॉल को भी क्या कर दिया, खींच दिया। यानी ये जो इनर वॉल है, ये वाली जो इनर वॉल है ये इस ओर को खींचेगी, और ये वाली जो इनर वॉल है ये इस ओर को खींचेगी। तो हमें क्या देखने को मिला, हमने देखा कि पहले तो ऐसा था स्टोमेटा, ऐसा था, जब प्रेशर पड़ा तो ऐसे हो गया। अब ऐसे हो गया तो बीच में क्या आ रही है, बीच में गैसेस एक्सचेंज के लिए जगह बन गई है। तो यहाँ पे हम वही देख रहे हैं, यहाँ पे स्टोमेटा ओपन हुआ, जैसे ही स्टोमेटा ओपन हुआ पानी गैसेस के फॉर्म में बाहर आ गया। पानी के साथ साथ और क्या आ रहा है, ऑक्सीजन भी पानी के फॉर्म में, क्या ऑक्सीजन भी पानी के साथ साथ बाहर आ गया। साथ में क्या हुआ, अंदर क्या गया, CO2 अंदर की ओर मूव हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो CO2 है, CO2 ने क्या किया, अंदर मूव किया। यहाँ पे जब स्टोमेटा खुला तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से क्या आया, बाहर की ओर पानी आया, किसकी फॉर्म में आया, गैस की फॉर्म में आया, और क्या आया, ऑक्सीजन आया, प्लस यहाँ पे एंटर क्या हुआ, एंटर हुआ CO2। अब हमने देखा जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा की ओपनिंग किस प्रकार से हो रही है। स्टोमेटा ओपन हुआ, सारे यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हुए, पानी भी यहाँ पे बाहर आया। अब क्या होता है, स्टोमेटा ओपन ही नहीं रहते हैं, स्टोमेटा क्लोज भी होते हैं। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने इस इमेज के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा की क्लोजिंग कैसे हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे स्टोमेटा हमारे पास कैसा है, ओपन है। अब हम देखेंगे स्टोमेटा क्लोज कैसे हो रहे थे। ये जो सारी जो प्रोसेस हमने पढ़ी है इसे जस्ट उल्टा कर देते हैं। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे क्या हुआ, CO2 एंटर हुआ, और जब ऑक्सीजन बाहर निकली प्लस पानी भी बाहर निकला, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो वाटर पोटेंशियल है ये इंक्रीज हो जा रहा है। कहाँ पे, ये जो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स में वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। जब वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, जो वाटर पोटेंशियल था
वो इंक्रीज हुआ यानी बढ़ गया। जैसे ही वाटर पोटेंशियल बढ़ा, इसमें जो पानी भरा हुआ था, गार्ड सेल्स में जो पानी भरा हुआ था वो बाहर, फिर से बाहर चला गया, सब्सिड्यूटरी सेल्स में क्या हो गया, वापस चला गया। अब जैसे ही वापस जाएगा तो टर्गर प्रेशर हटेगा, यहाँ से एक जो दाब यहाँ पे पड़ रहा है, जो पानी एक दाब लगा रहा था इसकी वॉल पे, वो हट जाएगा। जैसे ही दाब हटा तो ये क्या हो जाएंगी, जो बल्ज हुई थी, बल्ज होके जो यानी कि जो फूली हुई थी वो फिर से अपनी फॉर्म में वापस आ जाएंगे। तो कैसा हुआ यहाँ पे, ये जो थे, ये जो स्टोमेटा थे ये फिर से क्लोज हो गए। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टोमेटा ओपन था, जैसे ही क्या हुआ, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, पानी बाहर को निकल गया। पानी बाहर को निकला तो क्या हुआ, ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स थे यहाँ पे, ये जो खींच रहे थे, फिर क्या हुआ, यहाँ से जब पानी बाहर आया तो यहाँ पे ये जो इसकी वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है, किसकी वॉल पे, ये जो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स की वॉल पे जो प्रेशर लग रहा था वो हट गया। जैसे ही वो हटा तो जो माइक्रोफाइब्रिल्स थी वो क्या हो गई है, छोटी हो गई है, माइक्रोफाइब्रिल्स छोटी हो गई है। तो आउटर वॉल भी अपनी फॉर्म में वापस आ गई है, इनर वॉल भी अपनी फॉर्म में वापस आ गई है। स्टोमेटा कैसे हो गया है, क्लोज हो गया है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये गार्ड सेल्स आपको दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे क्या हुआ, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, यानी कि वाटर पोटेंशियल, जल विभव बढ़ गया। हमने वाटर पोटेंशियल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है, आप जानते हैं वाटर पोटेंशियल क्या होता है, और जब वाटर पोटेंशियल बढ़ता है या घटता है तो पानी की जो मूवमेंट है वो किस प्रकार से होती है। तो क्या वो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ा, जैसे ही बढ़ा पानी, अब आपको एरो दिखा रहा है कि ये जो पानी है बाहर की ओर जा रहा है। जैसे ही पानी बाहर की ओर गया तो क्या हुआ, हमने क्या देखा था, ऐसे हमने स्टोमेटा को देखा था। जैसे ही पानी बाहर गया, इस साइड में ये जो प्रेशर लग रहा था वो कम हो गया, यहाँ पे जो माइक्रोफाइब्रिल्स थी वो भी सिकुड़ जाती हैं और ये ऐसे अपनी फॉर्म में आ जाता है। स्टोमेटा कैसा हो गया, क्लोज हो गया है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई जा रहा है। तो क्या हुआ, स्टोमेटा की ओपनिंग हो रही है और स्टोमेटा की क्लोजिंग हो रही है। जैसे ही ओपनिंग हुई तो क्या हुआ, ओपनिंग से क्या हुआ कि जो पानी था गैस की फॉर्म में बाहर निकला, ऑक्सीजन बाहर निकली और CO2 ने एंटर किया। यहाँ पे क्या हो रही है, गैसेस एक्सचेंज भी हो रहा है प्लस ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है। जब स्टोमेटा क्लोज है तो ऐसी कोई भी प्रोसेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो ये तो हमने पढ़ा प्रोसेस की स्टोमेटा कैसे ओपन और क्लोज होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन की यहाँ पे क्या आपको बताया जा रहा है। तो आप देखेंगे, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड ऑन द टर्गर प्रेशर कॉज्ड बाय द ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर इन द गार्ड सेल। क्या आपको बताया जा रहा है, जो स्टोमेटा की जो ओपनिंग है या क्लोनिंग है किस पे, जो क्लोजिंग है किस पे डिपेंड करता है, टर्गर प्रेशर पे डिपेंड करता है। और किसके द्वारा हो रहा है, कॉज ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि पानी के फ्लो के द्वारा जो टर्गर प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आप देखेंगे व्हेन द गार्ड सेल्स आर टर्जिड, अब टर्जिड मतलब कि फूल जाते हैं, जब गार्ड सेल्स फूल जाती हैं दे एक्सपेंड रिजल्टिंग इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। क्या आपको बताया जा रहा है कि जब गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाती हैं, टर्जिड कैसे होंगी, जब पानी एंटर करेगा, पानी एंटर करेगा तो क्या करेगा, फोर्स क्रिएट करेगा, वहाँ पे एक दाब लगाएगा। जब इसने फोर्स क्रिएट किया तो जो गार्ड सेल्स थी वो फूल जाती हैं, और गार्ड सेल्स का फूलना ही क्या होता है, स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, यानी कि स्टोमेटा यहाँ पे ओपन हो रहा है, खुल रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे व्हेन द गार्ड सेल्स लूज वाटर दे बिकम फ्लैसिड। अब क्या हो गया, जब गार्ड सेल्स ने क्या किया, जब गार्ड सेल्स में जो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था तो पानी क्या हो गया, पानी ने एग्जिट कर ली, पानी बाहर निकल गया। जैसे ही पानी बाहर निकला सेल कैसी हो गई, फ्लैसिड हो गई है, यानी कि अपनी जो ओरिजिनल जो शेप थी उसमें आ गई है। आपने फ्लैसिड के बारे में भी पढ़ा है, आपने टर्जिडिटी के बारे में भी पढ़ा है, आपने प्लाज्मोलाइसिस के बारे में भी पढ़ा है, तो आप ध्यान रखेंगे कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, फ्लैसिड यहाँ पे यूज हो रहा है। फ्लैसिड का मतलब क्या होता है, जो सेल है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गई है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे लीडिंग टू स्टोमेटल क्लोजर, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, जब जो गार्ड सेल में जब पानी बाहर निकला तो सेल क्या हो गई, फ्लैसिड हो गई, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गई है। और गार्ड सेल्स का अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आना ही क्या है, स्टोमेटा की क्लोजिंग है। नेक्स्ट आप देखेंगे स्टोमेटा नॉर्मली ओपन व्हेन द लाइट स्ट्राइक द लीफ एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट। यहाँ पे आपको क्या बताया, स्टोमेटा जनरली कब ओपन होते हैं, जब उन पे लाइट होती है, नहीं डे टाइम में जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन होते हैं, और रात के टाइम पे जब लाइट नहीं होती है तो स्टोमेटा वहाँ पे क्लोज होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने डेफिनेशन नोट करनी है, प्लस आपने यहाँ पे डायग्राम भी नोट करना है कि किस प्रकार से स्टोमेटा ओपन हुआ और किस प्रकार से यहाँ पे क्लोज हुआ।
चलिए, ये तो हमने पढ़ा स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में कि कैसे स्टोमेटा ओपन हो रहा है और कैसे क्लोज हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है उसमें हम देखेंगे कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। तो इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे दे आर स्पेशलाइज्ड होल्स और ओपनिंग विच आर फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट सेल्स। दे आर यानी कि किसके बारे में बता रहे हैं आपको, स्टोमेटा के बारे में बता रहे हैं कि स्टोमेटा आर स्पेशलाइज्ड होल और ओपनिंग, यानी स्टोमेटा एक स्पेशलाइज्ड होल है, स्पेशल छिद्र हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं कि जो एपिडर्मिस में, प्लांट की एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, यानी कि प्लांट के जो बाहरी सतह पे, जो आउटर पार्ट पे जो होल्स पाए जाते हैं, जो छिद्र पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे दे आर एसेंशियल फॉर गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, क्योंकि अभी जब हमने स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में पढ़ा तो हमने क्या जाना, गैसेस एक्सचेंज हो रही है यहाँ पे। तो जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो यहाँ पे क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। फोटोसिंथेसिस जब भी हो रहा है वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट भी होगी, वहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास एक और जो नॉलेज आ गई कि जो CO2 होता है, CO2 को प्लांट कैसे कंज्यूम करते हैं, कैसे करते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, जो छिद्र होते हैं, छिद्रों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्लांट जो बाहरी वातावरण से CO2 को कंज्यूम करते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो स्टोमेटा होते हैं क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो गैसेस एक्सचेंज के लिए जो स्टोमेटा है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट लाइन आप पढ़ेंगे इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, स्टॉक्स एंड अदर पोर्शन ऑफ ऑल ग्रीन प्लांट्स स्टोमेटा आर प्रेजेंट। अब आपको बताया जा रहा है कि स्टोमेटा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पत्तियों में भी होते हैं, तनों में भी हो सकते हैं, यानी जो ग्रीन पार्ट होता है, जो सॉफ्ट पार्ट होता है, वहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। आप देख भी सकते हैं, आपने क्या किया, आपने एक पत्ती को तोड़ा और अगर आपने ऐसे करके देखा तो आपको उसमें बहुत सारे छेद देखने को मिलेंगे। वो छेद ही क्या होते हैं, वही स्टोमेटा होते हैं और उन्हीं के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है या फिर गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू हाउ टर्जिट द गार्ड सेल्स आर स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज। अब ये हम पढ़ चुके हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा की जो टर्जिडिटी है वो किस प्रकार की है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। यानी कि स्टोमेटा खुलेगा या बंद होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, जो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी पे। अब टर्जिडिटी क्या होती है, टर्जिडिटी को मैंने आपको बताया था कि जब भी पानी एंटर करता है पत्तियों में तो वो क्या करते हैं, पत्तियों को फुला देता है। जैसे कि हम कहते हैं कि बिना पानी के जो पौधा है वो मुरझा जा रहा है, जैसे आपने पानी दिया, आप देखेंगे कुछ टाइम बाद जो पानी है वो खिल जाता है। कैसे खिल जाता है, क्योंकि उसके अंदर पानी एंटर हुआ, पानी ने क्या किया, एक प्रेशर लगाया, एक दाब लगाया पत्तियों पे, और उस दाब के कारण क्या हुआ, पत्तियां ऐसे फूल जाती हैं, आपको खिली खिली सी नजर आती हैं। तो वही क्या होता है, वो टर्गर प्रेशर होता है। नेक्स्ट लाइन आप पढ़ेंगे न्यूमेरस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूडिंग लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर एक्सेसिबिलिटी एंड CO2 कंसंट्रेशन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द स्टोमेटल मोर्टेलिटी। अब आपको क्या बताया जा रहा है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला आपके पास क्या है, सबसे पहला आपके पास है लाइट। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब लाइट होती है, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन होते हैं, और जो नाइट का जो टाइम होता है जब लाइट नहीं होती है तो वहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। वैसे ही टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वाटर एक्सेसिबिलिटी है और CO2 कंसंट्रेशन है। CO2 कंसंट्रेशन में क्या होता है कि अगर जो प्लांट है, प्लांट की जो पत्ती है, पत्ती के अंदर सफिशिएंट CO2 होगा, यानी कि जो CO2 का जो अमाउंट है वो अधिक है या पर्याप्त मात्रा में है तो स्टोमेटा नहीं खुलते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर CO2 कम है तो CO2 कम है तो फिर स्टोमेटा खुल जाएंगे, और अगर CO2 पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे प्रेजेंट है तो स्टोमेटा नहीं खुलेंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो CO2 होता है किस प्रकार से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गए हैं। ग्रोथ हार्मोन भी क्या कहते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दो प्रकार के हार्मोन के बारे में आप पढ़ेंगे, एक होता है एब्सिसिक एसिड यानी एब्सिसिक एसिड और साइटोकाइनिन।
दोनों ही प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सेकेंड आप जानेंगे ऑर्गेनिक एसिड। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं जो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे पोटेशियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि स्टोमेटा ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है, आपके पास इतने सारे फैक्टर आ गए हैं कि जिसपे जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट आप देखेंगे नॉर्मली स्टोमेटा ओपन्स व्हेन लाइट रीच द लीफ एंड क्लोज एट नाइट। ये हम बात कर चुके हैं कि लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होगा, यानी डे टाइम में क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होता है, और नाइट के टाइम पे जब क्या होता है लाइट वहाँ पे नहीं होती तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो ये जो सारे ही जितने फैक्टर आपको बताए गए हैं आप सारे ही नोट करेंगे कि कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को यहाँ पे प्रभावित कर रहे हैं। चलिए, अब यहाँ तक हमने जाना कि जो पानी का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पानी का जो परिवहन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। इसमें हमने देखा ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा, ट्रांसपिरेशन की जो थ्योरी है उसके बारे में पढ़ा, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में पढ़ा, साथ ही हमने ये भी जाना कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, जिसमें आपने देखा कि टेम्परेचर भी होता है, लाइट भी होता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो कितना टेम्परेचर होता है, 10 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। तो यहाँ तक हमने बात की कि पानी का जो ट्रांसपोर्ट किस प्रकार होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास आता है मिनरल्स की। हम देखेंगे मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस प्रकार से होता है। तो हमने क्या देखा था, जो मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो प्लांट को उनकी आवश्यकता होती है। तो जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने वाटर का एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, पानी का जब अवशोषण की हमने बात की थी, तो हमने दो पाथवे की बात की थी, एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे। तो उसके बारे में हमने देखा था कि एक जो लेयर होती है एंडोडर्मिस में, एक सुबेरिन की एक लेयर होती है जिसे हमने कैस्पिन स्ट्रिप कहा था। वहाँ पे क्या आता है, वो जो सुबेरिन की लेयर होती है वहाँ पे मिनरल्स की छटनी करती है। मिनरल्स की छटनी क्यों करती है, वो वही मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने देगी जिसकी जरूरत प्लांट को है, जिसके रिक्वायरमेंट प्लांट को है। तो हमने ये भी पढ़ा था जो प्लांट्स होता है बहुत सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन जो सुबेरिन की जो लेयर होती है वो उसी मिनरल्स को पास होने देगी जिसकी आवश्यकता प्लांट को होती है। बाकी जो मिनरल्स होते हैं वहीं पे वो रुक जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जब हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मिनरल्स अपटेक इज द नेचुरल प्रोसेस इन विच ऑल द एसेंशियल मिनरल्स एंटर द प्लांट cellular material typically following the same pathway as water। यहाँ पे क्या आ रहा है, जो मिनरल्स का जो अपटेक है, मिनरल्स का अपटेक यानी कि जो मिनरल्स को जो कंज्यूम करने की जो प्रोसेस होती है, एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस होती है वो नेचुरल प्रोसेस होती है, और जो मिनरल्स होते हैं वो सेम पाथवे फॉलो करते हैं। जैसे पानी एब्जॉर्ब हो रहा था वैसे ही क्या हो रहा है यहाँ पे मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं, क्योंकि पानी और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। सेकेंड आप देखेंगे द अपटेक ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स अकर एट बोथ द रूट्स एंड लीव्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मिनरल्स का जो अपटेक हो रहा है वो दोनों में हो रहा है, रूट में भी हो रहा है, लीव्स में भी हो रहा है। यानी कि पौधे के हर भाग को मिनरल्स की आवश्यकता है और हर भाग में क्या होता है, मिनरल्स पहुंचते हैं। साथ ही हमने क्या जाना था, अगर जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने दो बातें की थी। हमने कहा था कि जो वाटर और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, वो जाइलम के द्वारा हो रहा है। जाइलम होता है, जाइलम रूट में प्रेजेंट होता है और वहां से क्या हो रहा है, वाटर प्लस मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है और इसकी जो डायरेक्शन है यानी कि इसकी जो दिशा है वो एक दिशीय हमने की थी, यूनिडायरेक्शनल हमने बात की थी, क्योंकि जब पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि जड़ से वो ऊपर की ओर ही जाएगा। तो हमने बात की थी क्या मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ जाइलम के थ्रू होता है। तो आपको यहाँ पे बताया गया था कि जो मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो जाइलम और फ्लोएम दोनों के द्वारा होता है। किस किस प्रकार से होता है, अगर एब्जॉर्प्शन की बात आए, अवशोषण की बात आए, यदि आपसे पूछा जाए कि जो मिनरल्स हैं किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं मिट्टी से, तो आपका आंसर होगा जाइलम के थ्रू। और अगर आपके पास आंसर आए कि पौधे के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, तो आपका आंसर आएगा फ्लोएम। यानी कि फ्लोएम क्या कर रहा है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में कर रहा है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कोई क्या होती है, कोई मेच्योर लीफ होती है, यानी कि कोई परिपक्व लीफ यहाँ पे है, कोई परिपक्व पत्ती यहाँ पे होती है, उसके पास सफिशिएंट मिनरल्स हैं, पर्याप्त मात्रा में उसके पास मिनरल्स होते हैं।
और कोई यंग लीफ है और उसे क्या है मिनरल्स की आवश्यकता है, तो क्या आता है जो मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मैच्योर लीफ से यंग लीफ में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। और ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, फ्लोएम के द्वारा हो रहा है। तो यही आपको बताया जाता है कि जो मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो जाइलम और फ्लोएम दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ अपटेक और ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिएंट इज कैरीड आउट बाय द प्लांट सेल्स इन टू डिफरेंट वे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मिनरल्स का अपटेक हो रहा है, मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या फिर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी मिनरल्स का जो परिवहन हो रहा है वो दो वे यानी दो पाथवे यहाँ पे होते हैं, दो विधियां हैं जिसके द्वारा मिनरल्स का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहला हमारे पास आता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है पैसिव, पैसिव यानी कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिना एनर्जी के जो मिनरल्स हो रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और सेकंड हमारे पास आएगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो आपके पास क्या यहाँ पे आंसर आया कि जो मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो दोनों ही प्रकार से हो रहा है, एक्टिवली भी हो रहा है और पैसिवली भी हो रहा है, यानी कि बिना एनर्जी खर्च किए भी हो रहा है और एनर्जी को खर्च करे भी हो रहा है। लेकिन अगर मोस्टली हम देखें यानी कि ज्यादातर जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है कैसे होता है, एक्टिवली होता है। एक्टिवली यानी कि यहाँ पे एनर्जी का यूज होता है मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो अगर आपको से पूछा जाए कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन कितने प्रकार से होता है तो आप कहेंगे दो प्रकार से होता है, एक्टिव और पैसिव। और अगर आपसे पूछा जाए कि ज्यादातर जो मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है तो आप कहेंगे एक्टिवली, यानी कि एनर्जी का यूज करके यहाँ पे जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन में आप पढ़ेंगे इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स विदाउट द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ द मेटाबॉलिक एनर्जी, यानी कि यहाँ पे जो मेटाबॉलिक एनर्जी हो रही है वो खर्च नहीं हो रही है। सेकेंड हमारे पास आया सिंक ऑफ मिनरल्स। अब सिंक क्या होता है, सिंक वो होता है जहाँ पे स्टोरेज करते हैं। आगे चल के आपके पास दो वर्ड आएंगे सिंक और सोर्स। अब सोर्स क्या होता है, सोर्स हम कह सकते हैं जो हमारा किचन है वो सोर्स है, यानी खाना बन रहा है तो हमारे किचन में बन रहा है वो हमारा सोर्स है। अब हमने क्या किया, जैसे कि आप शादियों में देखते होंगे मिठाइयाँ बन रही हैं, किचन में बहुत सारी मिठाइयाँ बन गई हैं, तो वो क्या है, वो मिठाइयों का सोर्स है, यानी कि जहाँ पे उनका फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रही है, वो क्या है उनका सोर्स है। अब आपने सारी मिठाइयों को उठा के एक रूम में, जैसे आपका स्टोर रूम है, वहां पे आपने स्टोर कर दिया, जो जहाँ पे आपने स्टोर किया वो क्या है, सिंक है, उसे हम क्या कहेंगे, सिंक कहेंगे। अब आपको नाम याद रखना है, सोर्स क्या होता है और सिंक क्या होता है। तो यहाँ पे जो सिंक होता है, जहाँ मिनरल्स का जो सिंक होता है यानी मिनरल का जो स्टोरेज होता है वो कहाँ कहाँ पे होगा, यहाँ पे यंग लीफ में होगा, बड और फ्रूट में होगा, यानी इन्हें क्या होती है, इन्हें मिनरल्स की आवश्यकता होती है और इसीलिए ये क्या है, मिनरल्स के सिंक है। तो ये आप नोट करेंगे, आपने जो मिनरल्स का अपटेक है उसकी डेफिनेशन भी नोट करनी है, प्लस आपने टाइप्स ऑफ मिनरल्स का जो अपटेक है उसे भी यहाँ पे नोट करना है। चलिए अब हम देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन अपटेक्स, यानी कि जो मिनरल न्यूट्रिशन का जो अपटेक हो रहा है उसके कौन कौन से टाइप हैं। सबसे पहले टाइप के बारे में हमने पढ़ लिया है, पैसिव जो एब्जॉर्प्शन होता है। पैसिव एब्जॉर्प्शन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, जब मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो एक्टिवली हो रहा है, यहाँ पे एक्टिवली यानी कि यहाँ पे एनर्जी की यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा, एक रूट देखी, ये क्या है, एक रूट है। हमने क्या देखी, ये एक रूट है, ये एक रूट है, ये है रूट। तो यहाँ पे क्या आता है, जो भी मिनरल्स यहाँ पे, कुछ मिनरल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। यहाँ पे क्या आता है, कुछ मात्रा में मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। और ये क्या है, ये है सॉइल, यहाँ पे क्या है, ये सॉइल है। तो सॉइल में क्या आता है, सॉइल्स में भी कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी क्या है, कुछ मिनरल्स प्रेजेंट हैं। यानी कि रूट के अंदर, जड़ के अंदर भी कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर भी कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, दोनों की तुलना करें, तो यहाँ पे क्या आता है, मिट्टी की कंपैरिजन में रूट में जो मिनरल्स हैं वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर हम रूट का यहाँ पे देखें, रूट के कितनी सी है, सिर्फ इतना सा रूट का स्पेस है, इतना सा ही क्या है, रूट का एरिया है, इतना ही रूट का एरिया है। अब इस एरिया की कंपैरिजन में अगर मिट्टी का अगर हम एरिया देखें तो मिट्टी बहुत ज्यादा फैली हुई होती है, मिट्टी का जो एरिया यानी कि मिट्टी का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है।
और यहाँ पे रूट का अगर हम देखें, रूट का जो स्पेस है वो बहुत छोटा सा है। तो अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो रूट में ज़्यादा मिनरल्स होते हैं एज कम्पेयर टू सॉइल, यानी कि सॉइल में जो भी मिनरल्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, वो पूरी उसकी जितना भी स्पेस होगा पूरे में प्रेजेंट होंगे। और अगर हम इतनी स्पेस की बात करें, रूट का इतना स्पेस ले लें और मिट्टी का इतना ही स्पेस ले लें, यानी दोनों का अगर हम इक्वल अमाउंट में देखें तो रूट में क्या होते हैं, रूट में ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और सॉइल यानी मिट्टी में कम मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे जो मिनरल्स फिर रूट जो सॉइल से कहाँ आएंगे, रूट में जाएंगे। ये क्या है, मिनरल्स है। तो हमने जब देखा था तो हमने देखा था कोई भी फ्लो हो रहा है, कोई भी चीज, हमने विसरण जब पढ़ा था तो विसरण हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी जो चीज है वो क्या हो रही है, जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो हो रही है, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विस्तृत हो रही है। जैसे कि हमने पानी का एग्जाम्पल देखा, आपने नदियां देखी होंगी, तो नदियां उसी ओर बहती हैं जहाँ पे क्या होता है, पानी का अमाउंट कम होगा। ऐसा नहीं होगा कि पानी अधिक, जो कम अमाउंट से अधिक अमाउंट की ओर बह रही है। वो कैसे बहेंगी कि यहाँ पानी अधिक है और अगर यहाँ कम है तो वो इस ओर बहेंगी, अगर यहाँ पानी अधिक है और यहाँ कम है तो वो इस ओर बहेंगी। क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे है, रूट में है, लो कंसंट्रेशन कहाँ पे है, यहाँ पे मिट्टी में है। और किसकी कंसंट्रेशन की बात हो रही है, किसकी सांद्रता की बात हो रही है, मिनरल्स की। तो जब यहाँ पे क्या होता है, मिनरल्स यहाँ पे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जब जाता है तो उसे हम कहते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि जो सांद्रता के विरुद्ध यहाँ पे विसरण हो रहा है। और इस प्रकार के विसरण में, इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे क्या लगती है, एनर्जी लगती है। अब आपने देखा होगा कि अगर आपको कहीं पे पानी, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो घरों में हम पानी, छत में टंकियां होती हैं और टंकी को भरने के लिए हम क्या करते हैं, मोटर का यूज करते हैं। मोटर क्या करती है, पानी को पुश करती है, पुश यानी कि प्रेशर वहां पे हो रहा है। तो किस प्रकार का यहाँ पे फ्लो हो रहा है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वैसे ही क्या होता है, जैसे कि आपने इसको इस प्रकार से ले लेते कि आपने क्या किया, एक बैग लिया और आपने बैग में कपड़े पैक किए, तो नॉर्मली जितने कपड़े आ गए थे। अब आपने क्या किया कि और उसमें कपड़े डाले और प्रेशर लगाया उसमें, यानी आपने पुश किया, आपने पुश करके फिर और कपड़े उसमें भरे। तो नॉर्मली जो कपड़े रखे जा रहे थे वो तो क्या था, वो था कि जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, यानी कि बाहर कपड़े ज्यादा थे, बैग के अंदर खाली स्थान था, तो हमने कपड़े अंदर रखे। जब बैग पूरा भर गया तो क्या हुआ था, वहां पे जगह नहीं थी, फिर भी हमने जो 2-3 और कपड़े उसमें क्या कर दिए, डाल दिए, पुश किया और डाल दिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में हम डाल रहे हैं। हमने देखा बाहर कपड़े कम है और बैग के अंदर फुल भरा है, फिर भी हम कपड़े डाल रहे हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। तो जब हमने कपड़े डाले थे तो हमने एक प्रेशर डाला था, प्रेशर यानी एक दाब डाला था। वो क्या हो रहा है, वहां पे हम अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, एनर्जी का यूज वहां पे हो रहा है। सेम वो चीज यहाँ पे भी हो रही है कि जो सॉइल में जो मिनरल्स थे वो क्या थे, कम थे, और रूट में जो मिनरल्स थे वो थे अधिक थे। अब आप ये याद रखेंगे कि हम किस बेसिस पे देख रहे हैं, हम एरिया के बेसिस पे देख रहे हैं। आपने जड़ें देखी होंगी, जड़ें के कंपैरिजन में अगर हम मिट्टी को देखें तो मिट्टी का एरिया बहुत बड़ा होता है। तो अगर हम इतने ही एरिया की बात करें और इतने ही एरिया की मिट्टी को लें तो उसके कंपैरिजन में हम कह रहे हैं कि रूट यानी जड़ में ज्यादा मिनरल्स है, मिट्टी में कम मिनरल्स है। अब यहाँ पे जो मिनरल्स कहाँ गए, रूट में गए। तो कैसे गए, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर लगेगा तो क्या हो रहा है, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो यही क्या आता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में आप पढ़ेंगे, इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स विद द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ अ मेटाबॉलिक एनर्जी, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज हो रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे, ड्यूरिंग द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स आयंस from the outer space to the cell move into the inner space and it generally occurs against concentration gradient। क्या हो रहा है यहाँ पे, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। और एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी मिनरल्स का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो किसकी फॉर्म में हो रहा है, आयोनिक फॉर्म में हो रहा है। आयन की फॉर्म में क्या हो रहे हैं, मिनरल्स का यहाँ पे अवशोषण हो रहा है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, आपने देखा हैंड, it require a metabolic energy and this energy is obtained from the cell's metabolic either directly or indirectly।
क्या पढ़ा अभी तक हमने देखा जो मिनरल्स हैं, जो खनिज लवण हैं, जो कि पौधे अवशोषित कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं? 2 प्रकार से कर रहे हैं। पैसिवली क्या होता है? वहाँ पे एनर्जी का खर्च नहीं होता है। और एक्टिवली क्या होता है? यहाँ पे एनर्जी का यूज होता है, ऊर्जा का यूज होता है। किस प्रकार से होता है? आपने यहाँ पे देखा कि जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जो मिनरल्स क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप एक्टिव एब्जॉर्प्शन की जो डेफिनेशन है उसे नोट कर सकते हैं। चलिए, ये तो आपने पढ़ा जो मिनरल्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो टॉपिक है हम अगली क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।